नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। आज पॉलिटिकल थियरी के इस सीरीज के दौरान आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है फांसीवाद। फांसीवाद मुख्यतः उग्र विचारधारा मानी जाती है जिसमें हिंसा का समावेश है। हिंसा को साधन के रूप में प्रमुखतया अपनाया गया है। यह प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अस्तित्व में आई। इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में यह विचारधारा फली फूली और द्वितीय विश्व युद्ध तक इस विचारधारा का प्रभाव रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यह विचारधारा फांसीवाद का अंत माना जाता है। सामान्यतया फांसीवादी कुछ विशेष लक्षण अभी भी राजनीति में या विश्व घटनाक्रम में देखे जा सकते हैं, किंतु तत्कालीन इटली और जर्मनी की तरह फांसीवादी विचारधारा या फांसीवादी घटनाएं कम ही देखने को मिलती हैं। केवल इटली ही नहीं बल्कि पुर्तगाल, स्पेन, अर्जेंटीना और जापान में भी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात कुछ फांसीवादी तत्व देखने को मिलते हैं या अधिनायकवादी तत्व देखने को मिलते हैं। अब हम फांसीवादी विचारधारा की उत्पत्ति और विकास के बारे में चर्चा करेंगे। उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि फांसीवाद मुसोलिनी के नेतृत्व में फासियो क्लब की स्थापना की गई थी और उस क्लब के मेंबर ने एक पार्टी की तरह जनता में लोकप्रियता प्राप्त की और सत्ता प्राप्त करने के लिए उन लोगों ने प्रयत्न किया और सत्ता पर काबिज हुए। इस तरह से वह अपनी विचारधारा और अपनी नीतियों को पूरे देश में लागू करने में सक्षम हुए और पूरे देश में फांसीवाद की विचारधारा से विरोध रखने वाले लोगों का उन्होंने दमन किया, हत्याएं की और इस तरह से पूरे देश में फांसीवाद को फैलाया। उसी का संस्करण जर्मनी में नाजीवाद की तरह लागू हुआ और अन्य देशों में भी इस तरह से उग्र हिंसक और दमनकारी शासन नीतियां लागू करने का प्रयास किया गया। तो देख लेते हैं फांसीवाद के कुछ विशेष विशेषताएं। फांसीवाद की उत्पत्ति लैटिन के फासियो शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है डंडों का गट्ठर और कुल्हाड़ी। एक चित्र आप लोगों ने देखा होगा जिसमें कि डंडों के गट्ठर को एक लाल धागे से बांधा हुआ रहता है और एक कुल्हाड़ी रखी रहती है। ये रोमन काउंसिलों के दौरान शक्ति का प्रतीक चिन्ह हुआ करता था और वो रोमन काउंसिलों के आगे इस प्रतीक चिन्ह को लेकर के कुछ लोग चलते थे जो शक्ति का प्रतीक होता था। तो इसे फांसीवादियों ने अपने चिन्ह के रूप में अपनाया और इस तरह से यह शक्ति को दिखाने वाला, कुल्हाड़ी जो धारदार है और हिंसक है, शक्ति को दिखाने वाला एक चिन्ह है, एक शब्द है। इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं विलक्षण व्यक्तित्व वाला नेता या नेतृत्व। फांसीवाद के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात है नेतृत्व की। यह एक ऐसी विचारधारा है जो अन्य विचारधाराओं की तरह ऐतिहासिक घटनाक्रम या सामाजिक स्थितियों पर नहीं बल्कि अपने विलक्षण प्रतिभा वाले नेता पर विश्वास करती है। एक ऐसे व्यक्ति पर जो चमत्कारी व्यक्तित्व होगा और चमत्कारी नेतृत्व प्रदान करेगा और समाज को एक संगठित करके, एकत्रित करके और अपने पीछे अनुयायी के रूप में चलने के लिए प्रेरित करेगा। तो इस तरह से विलक्षण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति का महत्वपूर्ण रोल होता है फांसीवादी विचारधारा में। जैसे उस व्यक्ति को देवतुल्य माना जाता है और ये माना जाता है कि वह कोई गलती कर ही नहीं सकता। आप लोगों ने यह उक्ति सुनी होगी, फ्यूरर कभी कोई गलती नहीं। फ्यूरर यानी नेता, जर्मन भाषा में फ्यूरर का अर्थ होता है नेता। नेता कभी कोई गलती नहीं कर सकता, इसलिए नेता के पीछे चलने में ही भलाई है। उसे अपना ज्ञान देने या अपनी सलाह देने की जरूरत नहीं है। नेता सर्वगुण संपन्न है और वह जो चाहेगा वह सबके भले के लिए चाहेगा, इसलिए उसका विरोध करने की जरूरत नहीं है, उसका समर्थन करने की, उसके अनुयायी बनने की आवश्यकता है। यह फांसीवादी विचारधारा की महत्वपूर्ण स्थापना है, महत्वपूर्ण समझ है। दूसरा है उग्र राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद का मतलब हुआ कि राष्ट्रवाद की एक ऐसी भावना जो बलिदान, मृत्यु, युद्ध और हिंसा तक पहुंच जाती है। एक ऐसी विचारधारा जिसमें कि राष्ट्र को देवता तुल्य बना लिया गया है। राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय एकता के लिए जनता से, लोगों से, अनुयायियों से, पार्टी के लोगों से बड़े बड़े बलिदान देने के लिए तैयार रहने को कहा जाता है, बल्कि बड़े बड़े बलिदान लिए भी जाते हैं। तो इस तरह से फांसीवादी विचारधारा की ये दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह उग्र राष्ट्रवाद से प्रेरित होती है। राष्ट्रवाद को जनता के स्तर या जन कल्याण से ज़्यादा महत्व देती है और उसके अलावा यह राष्ट्रीयता की रक्षा के लिए, राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए लोगों से बलिदान की मांग करती है और यह उन्हें संगठित करती है इस बात के लिए कि राष्ट्र की रक्षा के लिए वो संगठित हों। एक अन्य विशेषता है राष्ट्र राज्य को देवता की तरह आराध्य मानना।
यह विचारधारा यह मानती है कि राष्ट्र राज्य पितृतुल्य है, राष्ट्र राज्य देवतुल्य है, और इस पितृभूमि के लिए, मातृभूमि के लिए, उसकी रक्षा के लिए हमें जीवन तक उत्सर्ग कर देना है, अपने जीवन का बलिदान देना है। कहने का अर्थ ये है कि इस जो राज्य के प्रमुख तत्व हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, इसमें सरकार, संप्रभुता और भूभाग की रक्षा के लिए, इन 3 तत्वों की रक्षा के लिए जनता का उत्सर्ग करने को तैयार हो जाते हैं। अर्थात राष्ट्र को एक देवता के समान इतना उच्च वो बना देते हैं, इतना उच्च स्थिति पर पहुंचा देते हैं कि उसका विरोध नहीं किया जा सकता, और उसकी रक्षा के लिए, उसके आवाहन पर, राष्ट्र के आवाहन पर प्रत्येक व्यक्ति अपने प्राण तक दे सके। अब यह एक चीज यहाँ पर ध्यान से समझना होगा कि ये जो राष्ट्र की का गौरव है, राष्ट्र का आवाहन है, राष्ट्र के लिए बलिदान, वो वास्तव में उस नेता के लिए बलिदान है, उस नेता का आवाहन है और उस नेता का गौरव है। राष्ट्र कोई जीव नहीं होता, राष्ट्र निर्जीव है, और उस नेता या सरकार के द्वारा ही राष्ट्र की अभिव्यक्ति होती है। तो फांसीवादी विचारधारा के दौरान यह एक प्रोपागंडा तैयार किया जाता है, यह एक मिथ्या प्रचार तैयार किया जाता है कि राष्ट्र आपको बुला रहा है। वास्तव में वो राष्ट्र नहीं बल्कि नेता, पार्टी या सरकार बुला रही होती है। एक अन्य विशेषता है समानता की जगह श्रेणी तंत्र की स्थापना। हायरार्की फॉलो की जाती है। एक बड़ा नेता होता है, जैसे हिटलर था जर्मनी में, मुसोलिनी था इटली में, उसी तरह से उसके नीचे फिर कुछ कमांडर्स होते हैं, उनके नीचे दूसरे होते हैं, उनके नीचे जनता तक वो पार्टी के नेतृत्व के अधीन रहते हैं और उस व्यक्ति के सत्ता के, सरकार के अधीन रहते हैं। तो एक श्रेणी तंत्र तैयार किया जाता है, समानता की भावना नहीं होती। जिस तरह से हम ईश्वर के विरुद्ध कोई प्रश्न नहीं करते जो धार्मिक मान्यता मानने वाले लोग हैं, उसी तरह से जो फांसीवादी हैं वह अपने नेता के विरुद्ध कोई प्रश्न नहीं कर सकते। वह श्रेणी तंत्र का पालन करेंगे, उसे अपने बराबर नहीं बल्कि अपने से ऊंचा समझेंगे। एक अन्य विशेषता है अधिनायकवाद की। यह लोकतंत्र की विरोधी है, अधिनायकवाद को समर्थन करते हैं। एक व्यक्ति का शासन हो, वह जो कहे वही पालन हो, और उसके आज्ञा का पालन ही सरकार का मुख्य कर्तव्य हो, जनता का मुख्य कर्तव्य हो। तो इस तरह से फांसीवादी विचारधारा अधिनायकत्व की तरफ जाती है। इसमें एक व्यक्ति की आज्ञा का पालन करना ही है, भले वह कानून सम्मत हो या ना हो, वास्तव में उस व्यक्ति का आदेश ही कानून माना जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है व्यक्ति को साधन और राज्य को साध्य मानना। व्यक्ति को साधन अर्थात राज्य या राष्ट्र जिसे हम कहते हैं, उसके उद्देश्य होते हैं, और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्तियों का उत्सर्ग किया जा सकता है, व्यक्तियों को बलिदान किया जा सकता है। अर्थात अभी तक हमने जिन राज्यों के बारे में आपको पढ़ाया था, बताया था, लोकतंत्र के दौरान मुख्य महत्वपूर्ण बात क्या थी? वह थी जनता का कल्याण। लेकिन इसमें क्या है? इसमें राष्ट्र या राज्य की इच्छा के लिए जनता का कल्याण पीछे छूट सकता है, जनता के कल्याण को बलिदान किया जा सकता है। तो इसमें व्यक्ति को साधन मात्र माना गया है और राष्ट्र को साध्य माना गया है, उद्देश्य माना गया है, लक्ष्य माना गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है राज्य को सर्वशक्तिमान मानना, अर्थात राज्य के हाथों में सारी शक्तियां प्रदान कर देना। ये सर्वाधिकारी राज्य हो गया। राज्य जीवन के प्रत्येक पहलुओं को नियंत्रित करेगा, राज्य जीवन के प्रत्येक पहलुओं पर हस्तक्षेप करेगा। इस तरह से एक सर्वाधिकारी राज्य की स्थापना करने की मांग करते हैं। फांसीवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि कार्यपालिका को ये महत्व देते हैं और सरकार के अन्य अंगों को यह छोटा समझते हैं, सरकार के अन्य अंगों को कार्यपालिका के अधीन रखते हैं। वास्तव में जो एक अधिनायकत्व वाली सरकार होती है, अधिनायक शासन होता है, उसमें कार्यपालिका ही महत्वपूर्ण होती है, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका को उतना महत्व नहीं दिया जाता। फांसीवादी विचारधारा का तत्कालीन विचारधाराओं से बहुत ही विरोध रहा है। क्यों? पहला कारण तो यह है कि उन्हें अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए एक नया विकल्प प्रस्तुत करना है, और दूसरा कारण यह है कि उन्हें जो विकल्प उपस्थित हैं उनकी आलोचना भी करनी है। तो तत्कालीन विचारधाराओं से विरोध होने का मतलब है कि उस समय लोकतंत्र और उदारवाद से उनका विरोध रहा है। लोकतंत्र को वो लोग मानते हैं कि लोकतंत्र जनता को न केवल राष्ट्र के लिए नुकसानदेह है बल्कि जनता के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि ये ढीले ढाले लोगों का शासन होता है। इसमें डरपोक और
डरे हुए लोग शासन करते हैं, इसलिए लोकतंत्र का विरोध सबसे पहले फांसीवादियों ने किया। उदारवाद, जिसमें कि अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय, समानता इत्यादि की बात होती है, उनका इन्होंने विरोध किया। इनका मानना था कि ये जो संसदीय लोकतंत्र है, यह मुसोलिनी का कथन है कि संसद जो है वो बकवास की दुकानें हैं, ऐसी जगह है जहाँ पे बकवास किया जाता है केवल, ऐसा कोई काम नहीं होता जो सार्थक हो, राष्ट्र के हित में हो। तो इन लोगों ने लोकतंत्र को सबसे पहले अपने सामने अपने आलोचना का शिकार बनाया, कि न केवल आलोचना बल्कि प्रतिबंधित लोकतंत्र को कर दिया। जितने भी फांसीवादी देश थे उन लोगों ने अधिनायकवादी और एक व्यक्ति के शासन को बढ़ावा दिया, लोकतंत्र के शासन को प्रतिबंधित किया। उदारवादी अधिकारों को, शक्तियों को, उदारवादी न्याय को, समानता को, स्वतंत्रता को, सबसे ज़्यादा अगर किसी को ठेस पहुंची तो नागरिक स्वतंत्रताओं को। तो इस तरह से तत्कालीन विचारधाराओं में लोकतंत्र और उदारवाद का सबसे पहले विरोध शुरू किया। दूसरा, साम्यवाद और मार्क्सवाद का विरोध। फांसीवादी विचारधारा के लोग अपने आप को मार्क्सवादियों और साम्यवादियों का सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं। उनका मानना था कि ये राष्ट्र को नुकसान पहुंचाते हैं, और न केवल अपने राष्ट्र को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि दूसरे राष्ट्रों को, अर्थात साम्यवादी राष्ट्रों को फायदा पहुंचाते हैं। और इस तरह से फांसीवादी विचारधारा ने मार्क्सवाद और साम्यवाद का भी विरोध किया, यहाँ तक कि मार्क्सवादी और साम्यवादी पार्टियों को प्रतिबंधित किया, इस तरह की विचारधारा रखने वाले लोगों को जेल में डाल दिया। एक अन्य है बहुलवाद और बहुल संस्कृति का विरोध। मार्क्सवादियों और साम्यवादियों के विरोध के अलावा इन्होंने बहुलवाद का विरोध किया। मैं बताता चलूं कि बहुलवाद का तात्पर्य है कि बहुत सारे क्लस्टर्स, बहुत सारे समूह हों, चाहे वो जातीय आधार पर हों, सांस्कृतिक आधार पर हों, वो सत्ता के स्रोत के आधार पर हों या भाषाई आधार पर हों, अर्थात समाज एक यूनिफॉर्म समाज न होकर के, एक रूपीय समाज न होकर के बहुत सारे समूहों का संगठन हो, ऐसी स्थिति को बहुलवाद कहते हैं। और वास्तव में समाज ऐसा ही होता है। आप अपने आसपास देखिए, आपको कई भाषा भाषी लोग मिल जाएंगे, कई संस्कृतियों को पालने वाले लोग मिल जाएंगे, कई विचारधाराओं के लोग मिल जाएंगे, कई आर्थिक और सामाजिक स्थितियों के लोग मिल जाएंगे। लेकिन जो फांसीवाद है वह इस बहुलवाद और बहुल संस्कृति का विरोध करता है। वह समाज में यूनिफॉर्मिटी लाने का प्रयास करता है, और उस यूनिफॉर्मिटी लाने के क्रम में वह हिंसा को इस हद तक बढ़ा देता है कि जो बहुल संस्कृति के लोग हैं उन्हें एक संस्कृति में लाने के लिए नष्ट कर दिया जाता है, प्रजातियों का खुला नरसंहार किया जाता है। इस तरह से आगे उदाहरण में हम बताएंगे कि इनके कार्यक्रमों में किस किस तरह के कार्यक्रम लाए गए थे। तो इस तरह से बहुलवाद और बहुल संस्कृति का ये विरोध करते हैं, दूसरी प्रजातियों को नष्ट कर देते हैं, दूसरे जातीय लोगों को नष्ट कर देते हैं, धार्मिक लोगों को नष्ट कर देते हैं। ऐसी जो भी बहुलताएं होती हैं समाज में उन्हें नष्ट करके और एक समानता या एक यूनिफॉर्मिटी स्थापित करते हैं जो प्रकृति के नियमों के सर्वथा प्रतिकूल है। अब इन लोगों ने अपनी विचारधारा को, फांसीवादियों ने अपनी विचारधारा को वैधता प्रदान करने के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए, जिसमें है प्रजातीय शुद्धता का कार्यक्रम और प्रजातीय श्रेष्ठता। प्रजातीय शुद्धता का मतलब कि जैसे आप जर्मनी का उदाहरण देंगे तो आपको पता चलेगा कि जर्मनी में उन लोगों ने कहा, हिटलर ने कहा कि हम आर्य रेस के हैं और हम श्रेष्ठ हैं, सबसे हमारा खून श्रेष्ठ है। वो उन्होंने एक परिभाषा दी कि जो पीले बाल वाले, नीली आंखों वाले, ऐसे कदकाठी वाले लोग जो कि आर्य के हैं वो श्रेष्ठ हैं, वो शासन करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। उनके अलावा जो लोग हैं वो श्रेष्ठ, वो उनके अधीन हैं और शासित होने के लिए, दमन का शिकार होने के लिए उत्पन्न हुए। तो इस तरह से उस एक रेस को बढ़ावा दिया गया और बाकी जितने लोग थे उनको जेल में डाल दिया गया। कुछ को रिफ्यूजी सेंटर में डाल दिया गया, कुछ को फिर वहाँ से गैस चैम्बर में जला करके मार दिया गया। तो इस तरह से बड़ी एक निर्जातीय प्रजातीय नरसंहार को बढ़ावा दिया गया, जिसमें लाखों की संख्या में लोग मारे गए। उन लोगों के अलावा जो यहूदी लोग थे उन्हें मारा गया, उनकी दुकानें लूट ली गई, उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई, उन्हें गैस चैम्बर में भर करके मार दिया गया, उनके शरीर को जला करके जब फेंक दिया गया। तो इस तरह से ये पूरा एक निर्जातीय सफाई के नाम पर हिंसा का बहुत बड़ा खेल खेला गया। तो प्रजातीय शुद्धता और प्रजातीय श्रेष्ठता यह नाजीवाद या फांसीवाद की एक प्रमुख विशेषता है, प्रमुख कार्यक्रम है। दूसरा, सामाजिक डार्विनवाद। ये जो डार्विन का सिद्धांत था कि जो श्रेष्ठ होगा वही जीवित रहेगा, श्रेष्ठतम की उत्तरजीविता,
इसका इन्होंने बहुत ही बेजा इस्तेमाल किया, बहुत ही बुरा इस्तेमाल किया कि वो सारे लोग जो श्रेष्ठ नहीं थे उनको नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये तो सिद्धांत ही है। ऐसे में विकलांग लोगों को, कमज़ोर लोगों को, गरीबों को, बीमार लोगों को गैस चैम्बर में जला करके मार दिया जाता था, गैस चैम्बर में बंद करके जहरीली गैस छोड़ करके मार दिया जाता था। ऐसे लोगों को की संपत्ति छीन ली जाती थी। इसके अलावा वे सारे लोग जो उनकी प्रजाति के, श्रेष्ठ प्रजाति के, तथाकथित श्रेष्ठ प्रजाति के नहीं थे, उन्हें मार दिया जाता था। तो यह सामाजिक डार्विनवाद का प्रयोग बहुत ही बुरे तौर पे किया करते थे। परंपरावाद का प्रयोग करते। परंपरावाद का मतलब होता है कि वह पुरानी परंपराओं को फिर से लागू करने की कोशिश करते हैं। फांसीवाद इटली में जब आया तो इटली में पुराने रोम जो प्रशासक थे उनकी योद्धाओं का गुणगान किया गया और ये बताया गया कि किस तरह से हमारा प्राचीन गौरवशाली इतिहास रहा है और हमने उसे भुला दिया है, उसे पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है, पुनः पुरानी परंपराओं को लागू करने की आवश्यकता है, आधुनिकता का विरोध करने की आवश्यकता है। इस तरह से इन्होंने परंपरावाद को स्थापित करने का प्रयास किया। आदर्शवाद। आदर्शवाद का मतलब होता है कि ऐसी स्थिति जिसमें एक आदर्श या मानक स्थापित कर लिए जाते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए सारा प्रयत्न किया जाता है। तो इस तरह से इन्होंने एक आदर्श स्थापित कर लिया और पार्टी का या सरकार का आदर्श, और उसके लिए जनता को कुर्बान कर देने, बलिदान कर देने के लिए तैयार हो गए। हिंसा जो सबसे महत्वपूर्ण है, फांसीवाद और नाजीवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हिंसा है, और हिंसा के माध्यम से ही इन्होंने, बल के माध्यम से ही, बंदूक की गोली के माध्यम से ही इन्होंने अपनी सत्ता को कायम रखा और अपनी विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया। अब एक बात आप समझ जाइए, जितने भी विचारधाराओं के बारे में मैंने चर्चा की वो विचारधाराएं एक साथ नहीं मिल सकती। जिस तरह से इन्होंने अपने फायदे के लिए, वास्तव में ये किसी विचारधारा का सहारा नहीं लेते थे। सत्ता प्राप्ति के लिए जो इन्हें फायदेमंद होता था, मौके पर जो उन्हें महत्वपूर्ण लगता था, उसी विचारधारा को अपना लेते थे। इस तरह से फांसीवाद कोई विचारधारा नहीं बल्कि एक मौका परस्त स्थिति है, जो वास्तव में इटली और जर्मनी में देखने को मिला। एक चीज़ समझ जाइए कि फांसीवाद की विचारधारा और फांसीवादियों और नाजीवादियों के कार्यक्रम, इन दोनों को साथ देख करके ही हम इस विचारधारा का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो यह मैंने पहले ही कहा था कि यह बेमेल विचारों का संग्रह है, अर्थात इसके दो आपसी विचारधाराएं मेल नहीं खाती हैं, उनका आपस में कोई सामंजस्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विचारधारा के लिए नहीं बल्कि अपनी लाभ के लिए अपनाए गए थे, सत्ता को प्राप्त करने के लिए, अपने मौके का इस्तेमाल करने के लिए। दूसरा, सैद्धांतिक स्थापना नहीं बल्कि सत्ता प्राप्ति इनका एकमात्र लक्ष्य था। ये किसी, जैसे मार्क्सवाद को आप देखेंगे तो उसमें एक सिद्धांत दिए गए हैं और उन सिद्धांतों की स्थापना के लिए ज़्यादातर मार्क्सवादी क्रांति, हिंसा या जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, या अन्य कोई भी लोकतांत्रिक क्रांतियाँ होती है कि सिद्धांत की स्थापना के लिए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के लिए। लेकिन फांसीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सैद्धांतिक स्थापना के लिए नहीं बल्कि सत्ता की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति के लिए इसे इस्तेमाल किया गया है। लोकप्रियता को भावनात्मक और उत्तेजक विचार और कार्यक्रम के माध्यम से ये प्राप्त करते हैं। पहले जनता में उन मुद्दों को ढूंढते हैं जिन्हें भावनात्मक रूप से बढ़ावा दे करके और लोकप्रियता प्राप्त की जा सके, और उसके बाद से उस लोकप्रियता का इस्तेमाल करके सत्ता को प्राप्त करना। अर्थात इन लोगों में लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए भावनात्मक मुद्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इनका असली उद्देश्य वास्तव में ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश बनाना है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आप देखेंगे कि यूरोप में कई सारे देश ज़्यादा शक्तिशाली हुए। औद्योगिक क्रांति का बाद में फ़ायदा उठाने वाले लोग और बाद में उपनिवेश की दौड़ में शामिल हुए लोग जैसे इटली और जर्मनी ने अधिक से अधिक उपनिवेश प्राप्त करने का प्रयास किया, और इस तरह से जो उपनिवेशों की दौड़ शुरू हुई वह दौड़ वास्तव में विश्व युद्ध में बदल गई। तो फांसीवाद का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना, और सत्ता प्राप्त करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेशों पे कब्जा करना था। ये किसी भी तरह से सैद्धांतिक स्थापना के लिए नहीं लड़ रहे थे। एक अन्य बात, ये कहा जाता है कि फांसीवाद किसी के विचारों से उत्पन्न हुई। कोई फांसीवाद को अधिनायकवादी विचारों से मानता है, कोई मानता है कि यह राष्ट्रवाद की देन है, किंतु वास्तव में फांसीवाद राष्ट्रवाद की देन या किसी विचारधारा की देन नहीं बल्कि यूरोप में पैदा हुए उपनिवेशवाद की देन है। जिस तरह से यूरोपीय लोगों ने, फ्रांस, पुर्तगाल, ब्रिटेन, हॉलैंड, इन सब ने
दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करके, उपनिवेश बना करके, उन पर हिंसा करके, उनको लूट करके और उनका संपत्ति उनकी छीन करके, उनके जान माल को छीन करके जो परंपरा स्थापित की थी, फांसीवाद वास्तव में उसी परंपरा का एक विकसित रूप था, एक उग्र रूप था, घृणित रूप था। उपनिवेशवाद का जो घृणित कार्य ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल ने शुरू किया था, यह उसी का एक दूसरा रूप था। बस इतना अंतर इसमें था कि इन लोगों ने अपनी लोकप्रिय सत्ता प्राप्त करने के लिए अन्य प्रकार के कार्य किए और उस सत्ता को प्राप्त करने के बाद उपनिवेशों को प्राप्त करने के लिए हिंसा और युद्ध का सहारा लिया। एक अन्य बात कि उपनिवेश के लिए जो फांसीवादियों ने प्रजातीयता की सोच जो आई, उसके लिए भी यूरोपीय उपनिवेशवाद और यूरोपीय प्रजातीयता को महत्वपूर्ण या उसका आधार माना जा सकता है। आपको अरस्तु का वो कथन याद होगा जिसमें वो श्रमिकों और स्वतंत्र लोगों के बीच अंतर करते हुए कहते हैं कि जो स्वतंत्र लोग हैं वह शासन करने के लिए और जो परतंत्र लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, वो शासित होने के लिए ही जन्म लेते हैं। यह और व्हाइट मैन बर्डन की थियरी तो आपने पढ़ी ही होगी कि प्रत्येक गोरे व्यक्ति के ऊपर यह भार है कि वह अन्य लोगों को, गैर गोरे लोगों को, एशियाई अफ्रीकी लोगों को गुलाम बना करके उन्हें सभ्य बनाए। तो यह जो व्हाइट मैन बर्डन और अरस्तु का जो सिद्धांत है, यह एक जड़ है जो प्रजातीय श्रेष्ठता को एक बड़ा और उग्र दैत्य बना देती है, एक बड़ा पौधा, एक बड़ा वृक्ष बना देती है और वह उसे हिंसा और युद्ध और नरसंहार की इस स्थिति तक ला देती है। यूरोपीय महाशक्तियों के जो निजी स्वार्थ, घिनौने निजी स्वार्थ थे, यह उससे उपजा हुआ, फांसीवाद उससे उपजा हुआ एक महादैत्य है। तो इस तरह हम देखते हैं कि फांसीवादी विचारधारा के जो मूल तत्व हैं, वास्तव में ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, इन देशों के उपनिवेशी तत्वों में, इनकी प्रजातीय श्रेष्ठता की भावना में, इनके घिनौने कार्यों में कहीं न कहीं छुपे हुए थे, बस एक अलग रूप से फांसीवाद में प्रकट होते हैं। तो फांसीवाद की विशेषताएं, उनकी आधारभूत तत्वों को मैंने बता दिया है। इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उन्हें आप ज़रूर पूछिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।